उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जौनपुर जिले में सपाइयों में नाराजगी दिखी है। पार्टी को कमजोर करने वाले ऐसे नेताओं को सपा नेताओं द्वारा ही अब पार्टी से बाहर करने और उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ दिनों से हिंदू धर्म तो कभी ब्राह्मणों पर तो कभी सनातन धर्म को लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान देकर चर्चा में बने हैं। लेकिन स्वामी के यह जहरीले बोल अब उन्हीं के पार्टी के नेताओं और समर्थकों को पसंद नहीं आ रहे हैं। सपा समर्थक स्वामी जैसे नेता पर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष शेखर साहू ने एक डिजिटल मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ गलत बयानबाजी करने की इजाजत किसी को नहीं देती है। हिंदुओं को लेकर दिया गया स्वामी का विवादित बयान उनका निजी बयान है। उनकी बेटी बीजेपी में है, वो सपा को कमजोर करने के लिए बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं ताकि आम जनता समाजवादी पार्टी से नाराज हो। स्वामी की बयानबाजी से जौनपुर में यादव वर्ग में भी बेहद नाराजगी है। सपा नेता विजयपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल पार्टी को कमजोर और अखिलेश यादव का सिर झुकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादव होने से पहले वो हिंदू है और प्रभु श्री राम हिंदुओं के आराध्य हैं, इसलिए किसी भी जाति धर्म पर विवादित टिप्पणी करके आहत करना सही नहीं है। ऐसे नेताओं को मारकर पार्टी से निकालते हुए पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म पर दिए बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वामी के विवादित बयानों पर अखिलेश यादव को कटघरे में खड़ा किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वह बयान उनका नहीं है बल्कि अखिलेश यादव का बयान है, क्योंकि अखिलेश जो उन्हें लिख कर देते हैं वही स्वामी प्रसाद बोलते हैं। बकौल केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भले ही स्वामी के बयान के बाद कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि वो सब कुछ अखिलेश के कहने पर ही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें महासचिव पद से क्यों नहीं हटा रहे। अखिलेश की बात हम तब मानेंगे जब वो स्वामी के बयानों के विरोध में उन्हें पार्टी के महासचिव पद से हटा दे, अन्यथा उनकी बातें सब नौटंकी है। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा उद्घाटन समारोह में विपक्ष के कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। इसको लेकर केशव प्रसाद ने कहा कि देखिए, अच्छा है सभी राम विरोधियों के मन में भगवान राम के दर्शन की इच्छा जाग रही है। न्योता देना या बुलाना यह तो ट्रस्ट का काम है। सभी राम भक्त आए, हमारी तो यही इच्छा है, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा ऐसे बयान देकर राम भक्तों की हत्याएं करवाई थी और अब दर्शन को उत्सुक है। ठीक है, भगवान राम के शरण में सबको आना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर, ईडी की चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम, जमीन घोटाले की चार्जशीट। ईडी की जांच में पता चला कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में खरीदी थी जमीन। संजय भंडारी के करीबी थम्पी वाड्रा फाइनेंशियल तफ्तीश के दौरान हुआ खुलासा। थम्पी वाड्रा के बीच के फाइनेंशियल कनेक्शन की जांच के दौरान सामने आया प्रियंका गांधी का नाम। वहीं ईडी की पीएमएलए केस की चार्जशीट में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, अभी तो शुरुआत है, चुनाव से पहले देखिए ये लोग और क्या क्या करते हैं। ये लोग पहली बार थोड़े ही न कर रहे हैं, जब चुनाव आता है ये इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तो इन्हें रचने दीजिए। पता करो चुनाव है क्या। सरकार कब तक भाजपा समर्थकों को यह चूर्ण चटाती रहेगी। चुनाव आते नहीं है कि आपके वाड्रा की संपत्ति, राहुल गांधी की कंपनी, प्रियंका गांधी का फ्लैट, सोनिया गांधी की बिजनेस डील्स सब धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। बाकी के समय में घुइयां के पकोड़े तलते हैं आप लोग। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। मीडिया की खबरों के मुताबिक ईडी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिया है।
खबरों के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बताया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के रियल एस्टेट एजेंट के जरिए हरियाणा में जमीन खरीदी। इस एजेंट ने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को भी जमीनें बेची है। इस बारे में ताजा खबर के मुताबिक ईडी ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और थम्पी के बीच काफी समय से रिश्ते हैं और वे साथ में कारोबार के अलावा भी कई काम करते हैं। यह पूरा मामला हथियारों की दलाली करने वाले संजय भंडारी से जुड़ा है। संजय भंडारी को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। संजय भंडारी साल 2016 में ही ब्रिटेन भाग गया था। वहां के कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जिसे ऊंची अदालत में संजय भंडारी ने चुनौती दे रखी है। संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काला धन कानूनों के संबंध में जांच चल रही है। उस पर गोपनीयता कानून भंग करने का भी केस दर्ज किया जा चुका है। ईडी ने पहले ही इस मामले में कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया था। अब पहली बार कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में ईडी ने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लिया है। थम्पी पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्डा के साथ मिलकर संजय भंडारी की अपराध की कमाई छिपाई। अपनी चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया कि एचएल पहावा ने वाड्रा और थम्पी को जमीनें बेची। जमीनों की खरीद के लिए पहावा को बेनामी रकम दी गई और वाड्रा ने जमीन बिक्री के एवज में पूरा पैसा भी पहावा को नहीं दिया। ईडी के मुताबिक पहावा ने साल 2006 में प्रियंका गांधी को हरियाणा में खेती की जमीन बेची और फिर 2010 में प्रियंका से जमीन वापस खरीद ली। ईडी ने हालांकि अभी प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया है, लेकिन चार्जशीट में नाम होने से दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों ही अर्बन नक्सल हैं। मैं इनके देश विरोधी विचारों से अवगत हूं। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से पहले प्रशांत भूषण के ऑफिस में योगेंद्र यादव ने की थी बैठक। उमर खालिद और शर्जील इमाम भी थे मौजूद। साल 2020 में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण का कनेक्शन सामने आया है। चार्जशीट में मौजूद जानकारी और अन्य दस्तावेजों से पता चलता है कि जहां पर बैठकर साजिशकर्ताओं ने चक्का जाम आदि की प्लानिंग की, वो जगह कोई और स्थान नहीं बल्कि 6x6 जंगपुरा है, जहां प्रशांत भूषण का कार्यालय भी है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू विरोधी दंगों के मामले में 2700 पेजों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 700 पन्ने सिर्फ ये क्रोनोलॉजी समझाने में लगाए गए कि कैसे इतने बड़े दंगों के बीज बोए गए। उसमें उस मीटिंग का जिक्र है जो सीएए विरोध प्रदर्शन से पहले हुई थी। सूत्रों से प्राप्त चार्जशीट में शामिल की गई फोटो चार्जशीट के मुताबिक 8 दिसंबर 2019 को यह मीटिंग जंगपुरा बेसमेंट में हुई थी। इसमें योगेंद्र यादव, शर्जील इमाम और उमर खालिद शामिल थे। इस बैठक की एक फोटो भी चार्जशीट में शामिल की गई है। साथ ही बताया गया है कि यही डिस्कस हुआ था कि चक्का जाम और प्रदर्शन कैसे करना है। यह बैठक जंगपुरा एक्सटेंशन में हुई। इसका खुलासा शर्जील इमाम और अरशद वारसी की मैसेज चैट से भी होता है। जंगपुरा की इसी बैठक के बाद हिंसा भड़काने की शुरुआत हुई और प्रदर्शन के आड़ में हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनना शुरू किया गया। अब यह जंगपुरा की बैठक की जो तस्वीर चार्जशीट में लगाई गई है, उसका एड्रेस साफ तौर पर 6/6 जंगपुरा एक्सटेंशन लिखा है। इस एड्रेस को अगर गूगल पर डालेंगे तो यह प्रशांत भूषण के ऑफिस के एड्रेस से मेल खाता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनके चैम्बर का एड्रेस 6/6 जंगपुरा ही है। इसका जिक्र कई कोर्ट के दस्तावेजों में भी है। नीचे 2021 में डाली गई उनके रजिस्ट्रार को लिखे गए पत्र में इस एड्रेस को भी देखा जा सकता है। बता दें कि 6/6 जंगपुरा का एड्रेस सिर्फ दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों में सामने नहीं आया। इससे पहले भी इस जगह से कई भारत विरोधी कैंपेन की साजिश रची जा चुकी है। यहाँ NAPM यानी नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट का भी दफ्तर है, जिसकी स्थापना CAA विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रहने वाले मेधा पाटकर ने की थी। NAPM का हाथ तमाम इस्लामी कट्टरपंथी के अपराधों को धो पहुंचने और हिंदुओं को दोषी बनाने की कोशिशों में सामने आ चुका है।
इसके अलावा दिल्ली दंगों के समय भी इनकी संलिप्तता देखी गई थी। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कतर में भारत की कूटनीतिक जीत। भारत की दखल के बाद कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा पर रोक, अब नहीं दी जाएगी फांसी। कतर की अदालत ने मौत की सजा को कैद में बदला। यह कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है, जो एक निर्दोष सरबजीत सिंह को वापस न ला सकी पाकिस्तान से। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस बारे में एक बयान जारी किया था और तंज कसते हुए यह पूछा है कि कतर से मोदानी के विशेष संबंध होने के बावजूद अब तक ये पूर्व नौसेना अधिकारी क्यों नहीं छूट पाए हैं। जयराम रमेश ने इस बयान में लिखा था, 7 महीने पहले 30 अगस्त 2022 को कतर के अधिकारियों ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को गिरफ्तार किया था, जो कतर नौसेना को ट्रेनिंग देने के कार्य में शामिल थे। 8 को कथित तौर पर एकांत कारावास में रखा गया है। भारत सरकार को न तो गिरफ्तारियों की सूचना दी गई और न ही इनके खिलाफ आरोप के बारे में कोई जानकारी दी गई। उन्होंने लिखा था, मोदी सरकार ने भारत कतर संबंधों में काफी इन्वेस्ट किया है। भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। कतर में 7 लाख प्रवासी भारतीय हैं। पीएम मोदी ने 2016 में दोहा, कतर का दौरा किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी द्विपक्षीय संबंधों में काफी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने पिछले 3 सालों में कतर की 4 यात्राएं की है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी नियमित रूप से वहां की यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं अब उनकी बोलती बंद हो गई है, पता नहीं कहां मुंह छुपा कर बैठे हैं। बता दें कि बीते दिनों जासूसी के आरोप में कतर की अदालत ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर भारत सरकार ने ऐतराज जताया था। यही नहीं, भारत ने कतर की ऊपरी अदालत में पूर्व नौसैनिकों की सुनाई गई मौत की सजा के विरोध में अपील भी दायर की थी। इस संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमें दूसरी दफा इस मामले कॉन्सुलर एक्सेस मिला है। हमारी तरफ से विधिक की टीम तैयार की जा चुकी है, जो कि इस मामले में पूर्व नौसैनिकों को हर तरह की कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। बता दें कि इन 8 पूर्व नौसैनिकों को अप्रैल 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि भारत दूतावास ने सितंबर माह में पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी के संदर्भ में जानकारी सार्वजनिक की थी। उधर उक्त मामले के संदर्भ में विदेश मंत्रालय का कहना है कि कतर की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया। कतरी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना जारी रहेगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई है। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। कतर में दहरा ग्लोबल मामले में फैसले पर विदेश मंत्रालय कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसेना कर्मियों को वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत में इस पर जमकर सियासत हुई। इस पूरे मामले पर भारत में जमकर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस ने बीजेपी से इसे लेकर सवाल किया। उधर केंद्र ने अपनी ओर से जारी किए गए बयान में कहा, हम अपने पूर्व नौसैनिकों को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। कभी भी टूट सकती है नीतीश कुमार की पार्टी, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी का फिर से भाजपा से गठबंधन हो सकता है, क्योंकि जेडीयू के 11 विधायक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं और बागी होने के कगार पर हैं। बिहार की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है। पहले जेडीयू के 11 विधायक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिसकी खबर नीतीश कुमार को भी नहीं होती है, और अब खबर आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। क्या राजद के तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सारी तैयारी कर ली गई है, या पलटू चाचा फिर से पलटने वाले हैं? जो भारतीय जनता पार्टी कल तक किसी भी हाल में नीतीश कुमार को एनडीए में वापस नहीं लेने की बात कर रही थी, आज उसी भाजपा के नेता नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। कुछ भी हो सकता है।
हमें तो बस इंतजार करना है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू में दो फाड़ होने की सुगबुगाहट तेज है। सूत्रों की माने तो पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी के एक सीनियर मंत्री भी शामिल हुए। इसी बीच गुरुवार यानी 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं। यहाँ वह पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सभी की नजरें उनके कदम पर टिकी हैं। इसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या ऐलान करने वाले हैं और क्या इससे विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ जाएगी या फिर बिहार की सियासी समीकरण बदल सकते हैं। नीतीश कुमार के वर्किंग स्टाइल को देखे तो जब पार्टी के नेता किसी दूसरे दल की तरफ झुकाव की खबर आई तब उस नेता के पर नीतीश कुमार ने कतर दिए। जब पार्टी के अंदर आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ सांठगांठ के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने एक झटके में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब पार्टी के अंदर बाहर लल्लन सिंह पर आरजेडी के साथ ज्यादा हमदर्दी रखने की चर्चाएं हैं। ऐसे में चर्चा है कि लल्लन सिंह को हटाने का फैसला हो सकता है। दिल्ली की बैठक में लल्लन सिंह का क्या होगा यह अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। उनको पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने की सुगबुगाहट तेज है। मुमकिन है कि पार्टी को फूट से बचाने के लिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान दिल्ली में कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि बैठक में पार्टी के नेताओं की राय लेकर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं।